पार्टी मैथ्स पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 और इसमें हम पढ़ रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और इसमें आ गए हम सवाल नंबर 6 पे। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 11 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखो दो चीज़ दी इसमें, पहली 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। ये हमें बताना कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, अब देखो अगर ये केवल गुना गुना होती, सारे यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना होती अगर, तो ये साफ साफ ये भाज्य संख्या बन जाती है अपने आप ही। क्योंकि भाज्य संख्या क्या है, जिस भी संख्या को खंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वही हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे इस बार प्लस आ रहा और यहाँ पे भी वही बात होगी प्लस, तो ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक की तो ये हमारी क्या है, भाज्य। लेकिन ये 5 इसमें जोड़ देने से क्या बन गई, ये हमें बतानी कि अब भी भाज्य ही है या अभाज्य है। ठीक है, वो हमें चेक करके बतानी पड़ेगी। अच्छा चलो, तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब एक चीज़ तो है हमारे पास 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, तो अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुना 11 और प्लस 13 तो निकल गया, और इस 13 को निकालने से यहाँ पे बच गया 1। समझे क्या। अब पहली ये 3 चीज़ थी, यानी कि इसमें 2 चीज़ है, 2 पद, 1 पद और 2 पद। इन 2 पद में से हमने 13 निकाल लिया। जब यहाँ से 13 निकाल दिया तो यहाँ 7 गुना 13 बच गया, 7 गुना 11, ठीक है, और प्लस जब यहाँ से 13 निकाल दिया तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो 13 गुना, अब 11 सत्ते 77 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 13 गुना 77 गुना 77 प्लस 1 78। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना, इसको 13 छिका 78 होते हैं, तो 13 गुना 6 को 2 गुना 3 लिख दो, यानी कि 78 के खंड कर दिए, सीधी बात ये है। और इसको भी हम 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, यानी कि बस ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि क्रम में लिख दिया। 2 गुना 3 गुना 13 का घात 13 की घात 2 या 13 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल गुना ही गुना के निशान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक खंड बन गया, मतलब खंडों का गुणनफल बन गया। और खंडों का गुणनफल किसका बन सके, केवल भाज्य संख्या होगा। तो हमने ये दर्शा दिया कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसको भी, इसमें देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5, ये 2 पद है, तो 5 को मान लो। यहाँ पे क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 5 तो निकाल लिया हमने, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 हमने निकाल दिया तो 1। ठीक है, अच्छा तो 5, अब अंदर देखो 3 दूनी 6, या फिर इधर से लो 7 छंग 42 और 42 दूनी 84 दूनी 168, 168 गुना 6, देखो इसकी गुना इसमें करी 42 और चौका 168 और गुना 3 दूनी 6, तो यहाँ से गुना करो 8 छंग 48, 4 16 छिकम 96 400, 1008 प्लस 1 और बराबर क्या होगा 5 गुना 1009। ठीक है, अब इसके खंड होते हो तो कर लो, अगर नहीं होते तो भी कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही दिख रहा कि 1 और 2 खंड आ रहे हैं, खंडों के रूप में है पहले से ही। तो जिस संख्या को खंडे के रूप में लिख सकते हैं तो वो कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। वो कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या। तो ये पूरी संख्या भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हमने खंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये वाली संख्या भी भाज्य संख्या और ये वाली संख्या भी भाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ सवाल नंबर 7 पर। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है,
ये हमारा खेल का मैदान है, ठीक है। इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ये अच्छा, फिर क्या कहा, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ये है। तो इस मैदान का यानी कि सोनिया जो है अगर यहाँ से यूँ दौड़ना शुरू करे तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे। सोनिया को कितने लगे, 18 मिनट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे। और अगर रवि यहाँ से दौड़े, ठीक है, ये सोनिया, ये हमारी रवि हो, ये सोनिया और ये रवि हो गया। तो रवि जब ये दौड़ा एक चक्कर तो रवि को लगे 12 मिनट केवल, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो क्या बताया, मान लो वे यहीं से दौड़ना शुरू करें, ठीक है, एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में, यानी कि 9:0 पे दोनों ने दौड़ना शुरू करा, ऐसा बोल लो, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में, यूँ नहीं कि एक इधर भाग रहा है एक इधर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू करा और एक साथ भागना शुरू करा, ठीक है। तो यूँ पूछा कि वापस से इसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे भी, ठीक है। देखो अब रवि की स्पीड तो ज़्यादा है क्योंकि ये केवल 12 मिनट में पूरा कर दे चक्कर, यानी कि और सोनिया को लगे 18 मिनट। तो जब 12 मिनट होएगी रवि तो अपना यहीं पर आ जाएगा वापस से, 12 मिनट होते ही वापस यहीं आ जाएगा क्योंकि ये तो 12 मिनट में चक्कर कर देगा। अब सोनिया जो है 18 मिनट में करेगी, यानी कि 12 मिनट में वो कहीं पीछे ही रहेगी, 12 मिनट में यहाँ पर होगी वो। जब रवि यहाँ पर आ जाएगा वापस से घूम के तो ये 12 मिनट में यहाँ होगी, क्योंकि इसे तो अब भी 6 मिनट और लगेगी वहाँ पर जाने में। इतनी देर में जब ये 6 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, यानी कि 18 मिनट का समय पूरा करेगी, इतनी देर में रवि वापस से आधा चक्कर लगा देगा, ठीक है। यानी कि सोनिया यहाँ आ गई, रवि यहाँ आ गया। अच्छा, ये फिर से जब यहाँ पर पहुँचेगा सोनिया यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से ये दौड़ते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आओगे जब ये वापस से यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा, देखो मान लो सोनिया ने तो लगा दिया हमारे 4 चक्कर और रवि ने लगा दिए 5 चक्कर, इस तरीके से, और वापस से फिर स्टार्टिंग लाइन पर आ गए, इस तरीके से। ये वापस से साथ मिल सकते हैं जब इस तरीके से होगा, ये नहीं कि इसने भी 5 चक्कर लगाए इसने भी 5 चक्कर लगाए, तब नहीं मिल पाने। जब एक बंदा तो ज़्यादा चक्कर लगा देगा और एक कम, तब ये साथ में आ सके वापस से। और वो कैसे होगा, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाल देंगे किस किस का, 12 का और 18 का। देखो 12 के खंड क्या हो गए हमारे, 2 गुना 2 गुना 3, और 18 के 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो सबसे पहले 12 के खंड क्या हो गए, 2 की घात 2 गुना 3, और 18 के खंड क्या हो गए, 2 गुना 3 की घात 2, ठीक है। इसका ही हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बताया, जितने भी प्रकार के खंड आए, एक तो 2 आया, एक 3 आया, 2 और 3 के अलावा तो कुछ नहीं इसमें, नहीं। अच्छा, अब 2 की सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ तो 1 है यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा तो 2 है तो 2 लिख दी। अब 3 की सबसे ज़्यादा पावर 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा कितनी है 2, ये यहाँ पे लिख दी। और इसको जब हल करेंगे तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36, यानी कि 36 मिनट में अतः 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः यानी कि दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। जब ऐसा सवाल हो कि
एक व्यक्ति तो एक ट्रैक का चक्कर इतने मिनट में लगा रहा और एक इतने मिनट में लगा रहा, ठीक है, यानी कि अलग अलग समय दे दिया। और ये पूछा जाए कि एक बार प्रारंभिक लाइन से शुरू करने पर वापस से कब वहाँ पे मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में दोनों समय का यानी कि दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देते हैं और वही हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया वापस से यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद सोनिया के तो 3 चक्कर हो जाएंगे, सॉरी 2 चक्कर, 18 दूनी 36। सोनिया तो इतनी देर में 2 ही चक्कर लगा पाओगी और रवि जो है 12 तिया 36, रवि 3 चक्कर लगा देगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पे वापस से मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। देखो अपरिमेय संख्याओं के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था, कोई बात नहीं, इस बार भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो और फिर वापस से वही करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था या शुरुआत में बताया था पाठ के कि रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या आ रही है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब की सब कैसी होती है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और ऐसी दशमलव प्रसार जो कि ना तो आवर्त होता है यानी कि अनावर्त होता है और अशांत होता है यानी कि अशांत और अनावर्त होता है, ऐसा दशमलव प्रसार वो भी हमारा कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे 0.2 3 2 3 3 2 3 3 3, इस तरीके से। ना तो ये अशांत है, मतलब ना तो ये शांत है ना ये आवर्त है, ये कैसा है, अशांत और अनावर्त। तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके लिए 2 थ्योरम पढ़नी पड़ेगी यानी कि 2 प्रमेय देखेंगे हम। प्रमेय 1 देखो पहले। प्रमेय 1 में क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p को a स्क्वायर विभाजित कर दिया है तो p a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। देखो मानना p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, तो p a को भी विभाजित करेगी, ये हमारी पहली प्रमेय है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। जैसे मान लो a स्क्वायर क्या है हमारा, यानी कि 25 हो गया, एक कोई भी पूर्ण वर्ग मान लिया हमने 25, इसको कौन विभाजित कर रहा है, 5, ठीक है, यानी कि 5 25 को विभाजित कर रहा है, या फिर 25 को ऐसे लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर। यदि 5 25 को विभाजित कर रहा है यानी कि 5 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है वो 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। या दूसरे शब्दों में देखो, जैसे हमारे पास एक संख्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने 196 तो नहीं होगा, 225 लिख दिया, चलो ठीक है। यदि 3 से
हम 225 को काट पा रहे हैं। 225 क्या है? 15 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम 3 से 15 का स्क्वायर काट पा रहे हैं, यानी कि 3 से 15 स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं, तो 3 से हम 15 को भी विभाजित कर देंगे। ठीक है, तब भी शेषफल हमारा 0 होगा अगर हम 3 से 15 को विभाजित करें। तो ये पहली परिमेय है हमारी इसमें, जिसका इस्तेमाल हम आगे सवालों में करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान परिमेय है। यदि p से a स्क्वायर को काट देते हैं तो p से a को भी काट सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो ठीक है, एक और परिमेय है। रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय भी है और सवाल भी है। ठीक है, इसको सिद्ध भी करना पड़ता है। कभी कभी अगर पेपर में आ गए तो इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक जो सबसे पहले दिन हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या हुए, परिमेय संख्या क्या होती थी, इनकी परिभाषा लिखवाई थी कि जो भी संख्या a बटे b के रूप में लिखी जा सकती है और a और b कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य। यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये 2 से कट रहा तो ये 2 से नहीं कटना चाहिए, अगर वो 5 से कट रहा तो ये 5 से नहीं कटना चाहिए। इसको बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की तुलना में अभाज्य हो, यानी कि जिससे वो कट जाएगा इससे ये नहीं कटना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको एक तरीके से सिद्ध करेंगे जिसे बोले हम विरोधाभास तरीका। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले हल लिख लो या इसका प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, साक्ष्य देखो, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो है तो ये परिमेय अपरिमेय, लेकिन इसको हमने परिमेय मान लिया क्योंकि हमें सिद्ध करना है। अच्छा, कुछ समय के लिए हमने परिमेय मान लिया इसको। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो रूट 2 बराबर, अभी बताया कि जो भी परिमेय संख्या हो उसे हम a बटे b के रूप में लिख सकें। तो जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो a बटे b के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको हल करेंगे जब b की गुना इधर कर देंगे तो रूट 2b बराबर a, b रूट से बाहर है। ठीक है, अच्छा आगे जब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे यानी कि रूट 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखो, जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय थी, a बराबर b क्यूब प्लस r था। ठीक है, यदि r 0 है, जैसे r हटा दिया, ठीक है r 0 है क्योंकि r तो यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि b जो है वो a को विभाजित कर रहा और q भी a को विभाजित कर रहा। यानी कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल a के बराबर आ रहा, एक संख्या के गुणनफल आ रहा, दो संख्याओं का गुणनफल एक संख्या के बराबर आ रहा, इसका मतलब है कि वे दोनों संख्या a की खंड है। ठीक है, यानी कि a को विभाजित कर सके। अब यहाँ पे दो संख्या है 2 और b स्क्वायर। ठीक है, तो दो संख्या होगी है 1 और 2। ठीक है, इन दोनों की गुणा बराबर है a स्क्वायर की, यानी कि एक संख्या के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, 2 और b स्क्वायर दोनों के दोनों a स्क्वायर के खंड है। या फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह स्पष्ट है कि 2 a स्क्वायर का
एक खंड है। देखो ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है। 2a² का एक खंड है। जब दो संख्या आपस में गुना हो गए एक संख्या के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब वे दोनों संख्याएं जो एक संख्या आ रही है उसका खंड है। तो यह स्पष्ट है कि 2a² का एक खंड है। लेकिन अभी जो पहली पर मैं समझाई थी उसमें क्या बताया था कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को काट पा रही तो वो संख्या उस संख्या को भी काटेगी जिस संख्या का स्क्वायर है। यानी कि अर्थात 2a का भी एक खंड है, का भी एक खंड है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे। यदि 2a का एक खंड है तो a को हम, जब a संख्या ये 2 से कट जा रही तो इसको हम 2c नहीं मान सकते क्या? c का मान कुछ भी, कोई भी पूर्णांक मान लिया, जहां c कोई पूर्णांक है। ये बताओ कोई संख्या 2 से कब कटेगी? जब उसमें से 2 बाहर होगा, 2 कॉमन होगा। जैसे ये है 17, ये 2 से नहीं कट सकती। 18 है, ये 2 से तभी तो कट सके जब इसमें से 2 गुना 9 लिख सके, हम 2 बाहर निकाल सके। तो a है, a तभी तो कटेगी 2 से जब इसमें से 2 अलग लिख सके हम। तो 2 अलग लिखा और हमें पता ही नहीं अंदर क्या बचा, तो हमने c मान लिया, कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो माना a बराबर 2c है, जहां c कोई एक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो। इसको पहला समीकरण मान लो, किसको? इसको, ठीक है। अब देखो a का मान 2c हम यहाँ पे रख देंगे पहले समीकरण से। दो बी स्क्वायर बराबर, अब a का स्क्वायर है, a का मान रख देंगे हम क्या? 2c, 2c और इस 2c का ही स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और c का स्क्वायर क्या होगा? c स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये कट गया 2 बार, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा? 2c स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ आ गई, दो संख्याओं की गुना एक संख्या के बराबर आ रही, यानी कि ये दोनों संख्याएं इस संख्या के खंड है, ठीक है। यहाँ से क्या आए? यहाँ से यह पता चलता है कि 2b स्क्वायर का एक खंड है, ठीक है। यानी प्रमेय 1 के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रमेय 1 के अनुसार यदि 2b स्क्वायर का एक खंड है तो 2b का भी एक खंड होगा, 2b का भी एक खंड होगा या खंड है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ ध्यान से, 2 जो है b का भी एक खंड है और a का भी खंड है। 2 जो है b का भी एक खंड है और a का भी एक खंड है, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जो इसका खंड है वो इसका खंड नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमारा क्या आएगा कि 2 इसका भी खंड है और इसका भी खंड है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम विरोधाभास, जो हमारी धारणा थी क्या, कि √2 एक परिमेय संख्या है, यही तो हमने माना था। तो √2 को जब हमने परिमेय संख्या माना तो ये हमने गलत धारणा मानी, गलत चीज़ मानी, इसलिए हमारा ये विरोधाभास निकल गया है। विरोधाभास मतलब जो बात हमने मानी उसी बात का विरोध हमारा आगे निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन
ए और बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ठीक है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से उत्पन्न हुआ है कि √2 एक, क्या धारणा थी हमारी कि √2 एक परिमेय संख्या है। धारणा यानी कि जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया था और ये हमारी गलत धारणा थी, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें सिद्ध करना था √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या करा, √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। परिमेय संख्या मानने के बाद अब परिमेय संख्या के गुण क्या हुए कि वो a/b के रूप में होना चाहिए, a/b या फिर m/n या फिर p/q r/s कुछ भी लिख लो, ठीक है। यानी कि दो जो ये है दो संख्याओं के बटे के रूप में, ठीक है। अच्छा ये लिख दिया हमने। अच्छा यहाँ से हमने इसको क्या किया, जो बटे में था इसको इधर गुना में कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर 2 × b² बराबर a² आ गया। अब पहली परिमेय में बताया था, या बल्कि यूक्लिड वाली में बताया था कि यदि दो संख्याओं की गुना बराबर एक संख्या आ रहा तो वे दोनों संख्या क्या है, एक संख्या के खंड है। तो इसका मतलब 2 जो है वो a² का एक खंड है। अच्छा अभी एक परिमेय में बताया कि यदि एक संख्या दूसरे के स्क्वायर का खंड है तो वो संख्या दूसरी संख्या के भी एक खंड होगा, अर्थात 2a का भी एक खंड है। यदि 2a² का एक खंड है तो 2a का भी एक खंड है। अच्छा तो माना a बराबर 2c है, जब a जो है a का एक खंड क्या है 2, तो a को हमने 2c लिख लिया। यदि इसका खंड 3 होता तो इसको 3c लिख देते हैं, यदि इसका खंड 5 होता तो 5c लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हम आगे चले, जो हमने समीकरण 1 मानना था इसमें a का मान 2c रख दिया, ठीक है। a का मान क्या रख दिया 2c, तो 2b² यहाँ से बराबर a की जगह क्या रख दिया 2c और इसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसको हल किया 2b² बराबर, इसको ओपन किया 4c², ठीक है। ये 2 से 2 बार कट गया, b² बराबर 2c² आ गया। अब फिर से वही वाली बात कि 2 जो है b² का भी एक खंड है और इसीलिए 2b का भी एक खंड है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता था, यहाँ से तो हमारी बात आ गई कि 2a का भी एक खंड है और b का भी एक खंड है। यहाँ से पता लगा 2a का एक खंड है, यहाँ से पता लगा 2b का भी एक खंड है। लेकिन a और b तो सहअभाज्य थे। क्यों थे सहअभाज्य? क्योंकि हमने परिमेय मानी थी। तो यह विरोधाभास कहाँ से आया? हमारी गलत धारणा की वजह से उत्पन्न हुआ। कौन सी थी हमारी गलत धारणा? कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत धारणा थी। तो इसलिए या फिर अतः, सवाल के अंत को जब अंत करते हो तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जितने भी सवाल होंगे इस टाइप के सारों में सेम तरीका लगेगा, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। कुछ नहीं बदलना, केवल ये बदलेगा जहाँ पे 2 है, यानी कि ये संख्या बदलेगी। जिसको भी पूछा जाए, √3 पूछेगा, √5 पूछेगा, √7 वगैरह वगैरह जो भी पूछना होगा ये बदलेगा केवल। बाकी सब में सेम चीज़ है, इसको ये मान लेंगे, इसको मान लेंगे, यही 2 थ्योरम लगेगी और यही लाइनें लिखी जाएगी हमेशा, ठीक है। इन लाइनों को रट लो, याद कर लो या समझ लो, कुछ भी करना चाहो कुछ ही कर लो, लेकिन सवाल इस तरीके का सेम यही तरीका लगेगा, केवल ये चीज़ बदलेगी, बस ये चीज़ और ये चीज़, और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। और इसमें भी केवल एक ही अंक बदलेगा जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। चलो अब उदाहरण 9 है, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अगर सिद्ध करना हो सेम इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं आप। अच्छा एक है उदाहरण 10, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके जैसे एक्सरसाइज में भी है, एक्सरसाइज में करा देंगे, ठीक है। उदाहरण 11, 3 √2, ऐसे ही एक एक्सरसाइज में कराते हैं, ठीक है। चलो पहला एक्सरसाइज 1.3,
ठीक है, इसको कल कराते हैं। ठीक है।